हेलो डियर स्टूडेंट्स मैं शाजिया अनअकैडमी पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। यहाँ आ जाएँ कुछ बातें। अभी हम लोग सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के का सीरीज़ को ही हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और सोर्स मैंने बता ही दिया था, स्पेक्ट्रम से मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। ये बेसिकली ये है कि ताकि आपके यूपीएससी की जो परीक्षा की जो आप तैयारी कर रहे हैं, और जो कि अब ये लास्ट मोमेंट है, तो इस समय पे क्या हो सके कि आपकी तैयारी पूर्ण हो सके, कंप्लीट हो सके, उसके लिए हम यहाँ पर ये सेशन लेकर के आए हैं। चलिए क्रैक यूपीएससी सीएससी जीएस विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। अब आते हैं यहाँ पर कुछ बातें देख लेते हैं फटाफट। यस, इंडियाज बेस्ट एजुकेटर फॉर यूपीएससी सीएससी इज नाउ ऑन अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। दिस इज अबाउट मी। अब तो आप लोग मुझे जानते ही हैं। ओके, चलिए यहाँ आते हैं। यूपीएससी कॉम्बैट के कंटेस्ट में देख लीजिएगा, हर संडे को होता है यूपीएससी कॉम्बैट 11 बजे। ओके, और अगर आप इसमें अपीयर हो रहे हैं देन यूज माई कोड, दैट इज शाजिया 10। स्कॉलरशिप का जो पूल है वो 4 करोड़ प्लस से स्टार्ट होता है। ठीक है, रैंक 1 to 3 में हम लोग क्या देख रहे हैं, ये 1 ईयर यूपीएससी सीएससी का क्या प्लस सब्सक्रिप्शन। रैंक 4 to 10 में 75% का स्कॉलरशिप, रैंक 11 से 50 में 50% का स्कॉलरशिप, रैंक 51 से 500 तक में 25% का स्कॉलरशिप आपको यहाँ पर मिलेगा। जी, अब आगे आते हैं। चलिए ये है कि अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 10,000 की किताब जो है वो अनअकैडमी के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसमें आपको क्या है, ये अप्रॉक्स कितने का होगा, 10,000 की बुक्स होंगी, जो कि आपके सिलेबस यानी यूपीएससी के सिलेबस में क्या होगा, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा, यूपीएससी के सिलेबस को कवर करने में आपको मदद करेगा। हाँ जी, चेज योर ड्रीम के तहत देख सकते हैं, इसमें ये है कि जो भी बच्चे सक्षम नहीं हैं आर्थिक रूप से, तो उनको अनअकैडमी लोन प्रोवाइड करेगा, और उस लोन के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और आराम से अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। 0 प्रोसेसिंग फीस है, 0% इंटरेस्ट रेट है यहाँ पे। अप्रूवल जो है वो 2 घंटे में ही यहाँ मिल जाता है, और नो हिडन चार्जेस है। मिनिमल यहाँ पे क्या है, पेपर वर्क है। फ्लेक्सिबल क्या है यहाँ पर, टेन्योर्स है। ठीक है, 10% डिस्काउंट के लिए आपको क्या करना होगा, कोड अप्लाई करना होगा। एंड कोड क्या है, मेरा कोड है दैट इज शाजिया 10। कोड क्या है मेरा, दैट इज शाजिया 10। आप इसको अप्लाई करें और आपको इससे क्या होगा, बेनिफिट मिलेंगे। चलिए यहाँ आते हैं, यहाँ देख लीजिएगा अनअकैडमी पे हम लोग क्या देख रहे हैं, आइकॉनिक और प्लस। ये दो क्या है हमारे जो है आइकॉनिक और प्लस जो है, ये हमारे क्या है, 2 प्लान चलते हैं अनअकैडमी पे। आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस मिलता है, जिसमें गेट 1-on-1 गाइडेंस फ्रॉम टॉप एग्जाम एक्सपर्ट्स है। स्टडी प्लानर मिलता है, कस्टमाइज्ड स्टडी प्लान विथ बाई वीकली रिव्यूज, स्टडी मटीरियल, स्पेशलाइज्ड नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट्स है यहाँ पे। एक्सपर्ट्स गाइडलाइंस में देख लीजिएगा, स्टडी बूस्टर वर्कशॉप्स बाई एग्जाम एक्सपर्ट्स। टेस्ट एनालिसिस में गेट 1-on-1 गाइडलाइंस, ओके, गाइडेंस फ्रॉम टॉप एग्जाम एक्सपर्ट्स। प्लस में क्या है, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको मिलेंगी। प्लस के देख लीजिए यहाँ पे फीस के बारे में अगर बात करें कि प्लस का क्या फीस है, तो ये रहा 6 मंथ का 40,500 है, लेकिन अगर आपने कोड अप्लाई किया देन इट बिकम 36,450। ठीक है, 12 मंथ का कितना पड़ेगा आपको, 49,500। अगर आपने मेरा कोड अप्लाई किया तो ये हो जाएगा 44,550। आइकॉनिक में देखिए आते हैं, 12 मंथ का 74,500, अगर मेरा कोड अप्लाई किया तो ये हो जाएगा आपको 67,050, है ना। इतने का क्या होगा, आपका ये कोर्स पड़ेगा प्लस और आइकॉनिक। ऑप्शनल में यहाँ पर देख लीजिएगा जी, ऑप्शनल के बारे में देखिए तो 12 मंथ का ऑप्शनल का कोर्स है 27,500, लेकिन अगर आपने मेरा कोड अप्लाई कर दिया तो आपको 10% का क्या होगा, डिस्काउंट मिलेगा, और इसके बाद ये कोर्स हो जाएगा आपका 24,750 का। ठीक है ना, उसके बाद ये कोर्स कितने का हो जाएगा आपका, 24,750 का। फ्री टेस्ट सीरीज़ है अनअकैडमी चुनौती। ओके, जो भी अब तक मुझे फॉलो नहीं कर पाए हैं देख लीजिएगा, अनअकैडमी पे शाजिया शकील हैदर के नाम से मेरा क्या है यहाँ पर कोर्स है। कोर्स इन द सेंस मेरा प्रोफाइल है। मेरे प्रोफाइल को आप फॉलो करेंगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएगा, जैसे कि 27 अक्टूबर से मेरा कोर्स आने वाला है, कंप्लीट कोर्स ऑन मेडिवल हिस्ट्री। ये 27 अक्टूबर से आ रहा है, सो बी रेडी फॉर दैट। और ऑलरेडी अभी प्लस कोर्स पर मेरी क्लासेस चल रही है आर्ट एंड कल्चर पे, तो आप सभी लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है ना, आप सभी लोग क्या कर सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर पे इस पर कोर्स आ रही है। ठीक है, स्पेशल क्लास के कुछ फ़ायदे क्या हैं ये देख लीजिए। इंटरेक्टिव क्लासेस, कोर्स फॉर द लर्नर्स, रेज अ हैंड, नेवर मिस अ क्लास, लेक्चर नोट्स एनी टाइम एनीवेयर। ओके, अपकमिंग लाइव क्लासेस के कंटेक्स्ट में अगर देखें तो कंप्लीट कोर्स ऑन मेडिवल हिस्ट्री जो है मेरा आ रहा है, मैंने आपको बताई 29 सितंबर से
यूपीएससी मिशन 2022 जो है बाइलिंगुअल इंग्लिश दोनों क्या हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं। मिशन यूपीएससी सीएससी 2023 के लिए भी बैच स्टार्ट हो रहे हैं बाइलिंगुअल और इंग्लिश। 18 अक्टूबर से मिशन AIR 1 बैच क्वालिटी इन्हांसमेंट एंड आंसर राइटिंग प्रोग्राम, जो कि इंग्लिश बाइलिंगुअल दोनों में है और हिंदी में भी है, ठीक है। वीकेंड करंट अफेयर्स सिंप्लीफाइड बैच जो है ये 29 सितंबर से स्टार्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आप देख सकते हैं, लाइक हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, योजना, PIB, RSTV, ऑल इंडिया रेडियो, कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ, EPW, ये सभी इस पे एक्सपर्ट्स के द्वारा कवर किए जाएंगे। ये सपोर्टेड बाय मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन आर्टिकुलेट, जो कि सॉफ्ट कॉपी में आपको क्या होगा यहाँ पर दिया जाएगा। हम लोग सामाजिक सुधार आंदोलन पढ़ रहे हैं, इसका एक सेकेंड, सामाजिक सुधार आंदोलन की सीरीज में यानी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म जो हम लोग मूवमेंट पढ़ रहे हैं, इसमें मैंने आप लोगों को बताया भी था जी, मैंने इसमें बताया भी था कि आप लोगों को मैं ये सीरीज चल रहा है, तो आज जो है हम उसी कड़ी को क्या करेंगे, सीरीज को हम आगे ले जाएंगे जी। आज इसी सीरीज को हम क्या करेंगे, आगे ले जाएंगे। और आगे में अभी इसमें हम लोग आते हैं, इस पर एक सेकेंड रुक जाइएगा बस, ये अभी इंक, ये ईश्वरचंद विद्यासागर तक मैंने करवा दिया था लास्ट क्लास में अपने। अब मैं आगे इसको पढ़ाऊंगी। अब आगे जो है एक सेकेंड, आ जाइए, बाल शास्त्री जाम्बेकर जी, इनके बारे में पढ़ेंगे कि बाल शास्त्री जाम्बेकर जी जो हैं इनकी क्या भूमिका रही थी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म जब आंदोलन चल रहा है 19वीं शताब्दी में बेसिकली, तो उस टाइम पे व्हाट वाज द रोल ऑफ बाल शास्त्री जाम्बेकर जी, ठीक है। देखिए इनका जो टाइम पीरियड है हम लोग देख सकते हैं, ये देख लीजिए, फ्रॉम 1812 से 1846 में बॉम्बे पत्रकारिता के माध्यम से, ध्यान से सुन लीजिएगा, बॉम्बे में पत्रकारिता यानी कि जर्नलिज्म के माध्यम से इन्होंने क्या किया, समाज सुधार आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया। यानी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म के लिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पत्रकारिता को अपना माध्यम बनाया और उसी के माध्यम से इन्होंने क्या किया, चेंजेस लाने के प्रयास किए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे हम लोग बात करें कि 1832 में साप्ताहिक पत्र क्या था, दर्पण का इन्होंने क्या किया था, प्रकाशन प्रारंभ किया था। इनको मराठी पत्रकारिता के पिता के रूप में भी ये जाने जाते हैं, यानी मराठी भाषा में पत्रकारिता के एज अ ये फादर ऑफ इनको मराठी जो है जर्नलिज्म कह लीजिए या पत्रकारिता के कंटेक्स्ट में इनको माना जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जाम्बेकर जी जो थे, इन्होंने दर्पण के माध्यम से यहाँ पे इन्होंने भी कौन से मुद्दे उठाए, विधवा पुनर्विवाह, विडो रीमैरिज की बात को इन्होंने भी उठाया और जीवन में वैज्ञानिक पद्धति को शामिल करने जैसे सामाजिक सुधारों के प्रति लोगों को जागरूक किया। लगातार ये जागरूक करते चले गए, भाई आप अपने लाइफ में चेंजेस लाइए। फिर इन्होंने दिग्दर्शन, ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्या है, आपको यही सब जो है मैंने एक सेशन लिया था जिसमें ये था कि यूपीएससी का ट्रेंड एनालिसिस हमने उसको जो है उस पर हमने डिस्कस किया था इस सेशन में। तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि दिग्दर्शन नाम का क्या था, एक पत्रिका जो है पत्र इन्होंने शुरू किया था और इसमें इन्होंने वैज्ञानिक विषयों के साथ साथ जो हिस्टोरिकल जो उसको हिस्ट्री से कनेक्ट करते हुए बहुत सारे एसेज उस पर लिखे थे, लेख प्रकाशित किए गए थे इनके माध्यम से, ठीक है, इनके माध्यम से। अब इनके बारे में और कुछ देख लें हम लोग यहाँ पे, जैसे कि जाम्बेकर जी जो थे इन्होंने बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी की नींव रखी थी और नेटिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी जो है, ये यहाँ पे आ जाएगा, बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी को क्या किया था, इन्होंने स्टैब्लिश किया था। और साथ ही हम लोग क्या देख रहे हैं, नेटिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी की शुरुआत की थी जिसकी शाखा स्टूडेंट लाइब्रेरी एंड साइंटिफिक लाइब्रेरी थी। अब समझिए यहाँ पर ये क्या है, देखिए साइंटिफिक मतलब क्या होता है, यानी इसका मतलब है कि तर्कवाद, ध्यान से समझिएगा, यानी अब वो शिक्षा के बारे में बात की जाने लगी है जो तर्कवाद पर क्या हो, आधारित हो, जो साइंटिफिक अप्रोच पे क्या हो, बेस्ड हो। यानी शिक्षा का वो पद्धति, वो सिस्टम ना हो जिसमें तर्कवाद नहीं हो, वैसा शिक्षा का प्रोसेस नहीं होना चाहिए। इसको अब धीरे धीरे लोग डिनाई करने लगे थे और इनके माध्यम से, यानी बाल शास्त्री जाम्बेकर जी जो हैं, इनके माध्यम से हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो चेंज लाने का प्रयास किया गया वो ये था कि सभी लोग तर्कवाद को अपनाएं, ठीक है ना, अपने लाइफ में जो है लाइब्रेरी, बच्चों के एजुकेशन के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया, ठीक है। तो कोलाबा में हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पे,
कि ऑब्जर्वेटरी के निदेशक के अतिरिक्त एल्फिस्टन कॉलेज के प्रथम हिंदी प्रवक्ता थे। इट मीन्स कि इनका जो जाम्बेकर जी के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो इन्होंने शिक्षा में क्या किया है, बहुत बड़े लेवल पर रिफॉर्म करने की बात, मतलब रिफॉर्म किया, चेंज लाया। और साथ के साथ महिलाओं के संदर्भ में देखा जाए तो उसमें भी हम क्या देख रहे हैं कि वहाँ पर भी चेंज लाने की प्रक्रिया में इनका ये अग्रणी रहे थे। अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग जी, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट्स थे उस टाइम पर, क्योंकि ये जो चेतना, ये जो विचार, ये जो आइडियोलॉजी जो अब प्रचार प्रसार हो रहा है, इससे लोगों के बीच क्या, एक मैसेज तो जा ही रहा था भाई। तो अब जो ये मैसेज है और इससे यूथ्स भी क्या हो रहे हैं, जैसे आपको मैंने बताया यंग बंगाल मूवमेंट भी आप देख रहे हैं जिसमें यूथ्स का पार्टिसिपेशन दिख रहा है हम लोगों को। तो था क्या कि विद्यार्थियों की शैक्षिक और वैज्ञानिक समितियाँ बहुत सारी बनने लगी। इन्हीं में से एक कौन सा है, ज्ञान प्रकाश मंडलियाँ इसको बोला जाता था। तो ये इसका ये क्या था ये आपको मैं बता देती हूँ। जैसे अगर ज्ञान प्रकाश, इसको बेसिकली किस नाम से जानते थे, ज्ञान प्रकाश मंडली। कौन सी मंडली, किसके नाम से ये जाना जाता था, ज्ञान प्रकाश मंडली के नाम से ये जाना जाता था। मेनली इसके दो विंग्स थे या दो ब्रांच इसके हम लोग देख सकते हैं, जो शाखाएं थी, पहली मराठी में थी और दूसरी गुजराती में थी। यानी हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसकी क्या है, दो शाखाएं हैं, ठीक है ना, दो शाखाएं हैं। और 1848 तक इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1848 तक इसमें शिक्षित युवा भारतीयों द्वारा इसका क्या किया गया था, गठन किया गया था। मतलब ये है कि ये वो एजुकेटेड यूथ्स थे जो समाज में बदलाव चाहते थे, जो चाहते थे कि समाज में बड़े लेवल पर क्या हो, कुछ चेंज आए, जिसके कारण इन्होंने क्या किया था, इसका गठन किया था। ठीक है। और हाँ, अगेन आई रिपीट कि यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि चूंकि ये जो संस्थाएं हैं ये इनका भी, यानी जो ज्ञान प्रकाश मंडलियाँ हैं, इनके माध्यम से भी बालिकाओं के स्कूल में प्रवेश के लिए मोटिवेट किया गया। कहा गया कि आप अपनी बच्चियों को स्कूल भेजिए, उन्हें शिक्षा ग्रहण करने दीजिए। यानी वेमेन एजुकेशन में क्या देख रहे हैं हम लोग कि इसमें हाँ, बालिकाओं के स्कूल यानी वेमेन एजुकेशन जो है उस पर क्या किया गया, हाईली फोकस्ड किया गया, उस पर बल दिया गया कि भाई महिलाओं की शिक्षा पे क्या होना चाहिए, हाँ फोकस, यानी महिलाओं की शिक्षा पे क्या होना चाहिए, काम करने की आवश्यकता है। अब हम लोग आगे निकलते हैं, इसे में हम लोग देखते हैं परमहंस मंडलियाँ। ठीक है, अब ये क्या है परमहंस मंडलियाँ, समझ लीजिएगा। अब महाराष्ट्र में 1849 में हम लोग क्या देख रहे हैं कि परमहंसली मंडली के संस्थापक मुख्य रूप से कौन थे, दादोबा पांडुरंग जी, मेहता जी, दुर्गाराम, और इसमें अन्य लोग इसमें क्या थे, शामिल थे। तो यहाँ देख लीजिएगा ये कब इस्टेब्लिश्ड हो रहा है। सबसे जो मुख्य प्रश्न ये है कि व्हेन इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1849, कहाँ पर हो रहा है, महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश्ड हो रहा है। परमहंस मंडली के संस्थापकों में मुख्य रूप से कौन थे, दादोबा पांडुरंग जी थे और मेहता जी, दुर्गाराम थे यहाँ पे। ठीक है, और उसके साथ क्या है, अन्य लोग भी इसमें क्या थे, शामिल थे। फिर उसके बाद से हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो है यहाँ पर कि एज अ गुप्त समाज के तौर पर ये क्या करने लगे, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म का काम, यानी समाज सुधार आंदोलन का काम, धार्मिक सुधार आंदोलन भी चल रहा है, तो ये किया जाने लगा। अब बात करते हैं इनकी आइडियोलॉजी। तो आइडियोलॉजी बेसिकली देखिए, अगर हम लोग बात करें कि इनकी आइडियोलॉजी क्या थी भाई, तो इनकी आइडियोलॉजी ये थी कि यहाँ पर मानव धर्म, यानी इनका कहना ये था कि भाई सबसे पहले ह्यूमैनिटी यानी ह्यूमनिज्म होना चाहिए, मानवता होना चाहिए। तो सब चीज़ें जो हैं वो किससे जुड़ी हुई हैं, सबसे पहले मानवता सर्वोपरि है ना। तो इस पर इनका सबसे ज़्यादा क्या था, फोकस था। इन मंडलियों में अगर हम लोग देखें तो ये अकेश्वरवाद में बिलीव करते थे। जाति प्रथा जो समय पे समाज में क्या थी, व्याप्त थी, इसको ये समाप्त करना चाहते थे। ठीक है, उसके अलावा हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने हर तरह से क्या किया, विधवा पुनर्विवाह, विमेन शिक्षा, इन सब पे भी इन्होंने क्या किया, काफ़ी फोकस किया कि नहीं, इन सब को हमें क्या करना है, सुधार करना है। तो उस समय महाराष्ट्र के जो अलग अलग स्थान थे, जैसे पूना हो गया, सतारा हो गया, इन सब जगहों पर भी इन मंडलियों की शाखाएँ क्या हुई थी, स्थापित हुई थी। ठीक है, तो इनका रोल हम लोग देखते हैं। परमहंस मंडली बेसिकली अगर बात करें तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के तौर पर हम लोग क्या देखते हैं कि एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है हम लोगों को। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, इसमें सत्यशोधक समाज और ज्योतिबा राव या ज्योतिबा फूले जो हैं उनकी भूमिका। यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं आपके यूपीएससी में। ये अगर हम लोग बात करें कि इनसे रिलेटेड अगर बात किया जाए तो खूब क्वेश्चन प्रश्न जो है बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, इनको पढ़ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें यहाँ पे
कि सत्यशोधक समाज की स्थापना के बारे में देखें तो 1873 में क्या हुआ था, ये स्थापित हुआ था, ये समाज जो है स्टैब्लिश्ड हुआ था। और इस समाज का जो मुख्य उद्देश्य के बारे में देखें तो ये क्या हम लोग देख रहे हैं, ये सामाजिक सेवा करना, स्त्रियों और निम्न जातियों के लोगों के बीच में शिक्षा का प्रसार करना, ये इनका क्या था मुख्य, यानी जो मेन पर्पस के बारे में अगर बात किया जाए तो मेन पर्पस क्या था। एक सेकेंड रुक जाइएगा, एक सेकेंड, हाँ जी, हाँ, अब यहाँ पर देख लीजिए कि इनके बारे में देखें। ज्योतिबा जो फूले हैं, इन्होंने, ज्योतिबा फूले जी ने क्या किया था, सार्वजनिक सत्य धर्म के समर्थन थे और गुलामगिरी के विरुद्ध इन्होंने क्या किया था, कार्य किया था। बड़ा बहुत क्वेश्चन आता है, मैंने आपसे पहले ही बताया, सार्वजनिक सत्य धर्म के समर्थन थे ये, मतलब, और गुलामगिरी का इन्होंने क्या किया था, विरोध किया था, ठीक है ना। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने जो उस समय पे, यानी एक तरह से कह लीजिए कि जो जाति प्रथा जो बहुत प्रबल हो चुकी थी, उसको इन्होंने समाप्त करने का पूरा क्या किया, प्रयास किया। मतलब समाप्त क्या, उसके लिए अथक इन्होंने आंदोलन चलाया, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, एक तरह से आंदोलन चलाया, ठीक है। और इनके साथ जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इनकी पत्नी का भी रहा। सावित्रीबाई फूले जी की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण रही, जो इनके साथ जो है साथ जो है इस आंदोलन को इन्होंने आगे, साथ में इन्होंने क्या किया, इसको आगे बढ़ाया। सावित्रीबाई फूले जी ने क्या किया था, पूना में बालिका स्कूल की क्या की थी, इन्होंने स्थापना की थी। और महाराष्ट्र में अनेक स्थानों पर विधवा पुनर्विवाह का कार्यक्रम जो है इनके द्वारा प्रारंभ किया गया था। वैसे ही विडोज जो महिलाएं थी उनके लिए आश्रय स्थल की भी स्थापना जो खोली गई थी। और सुधार कार्यों के लिए, यानी फूले जी को हम लोग क्या देख रहे हैं, इनके सामाजिक सुधार कार्य के लिए इनको महात्मा की उपाधि भी दी जाती है। यानी इनको टाइटल कौन सी दी गई है, महात्मा की उपाधि दी गई है। इन्होंने जो समाज में एक बड़े लेवल पर जो बदलाव लाने का प्रयास किया, जिसमें ये क्या रहे, काफ़ी लीड किया इन्होंने, है ना, काफ़ी लीड किया इन्होंने। तो इनसे हम लोग क्या देख रहे हैं कि इनके कारण जो है, इसके कारण, इनके कार्यों के कारण, इनके अथक प्रयासों के कारण इनको महात्मा की भी उपाधि दी गई है। अब आते हैं हम लोग गोपाल हरि देशमुख जी, जिनको लोकहितवादी भी कहा जाता है, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है, लोकहितवादी भी कहा जाता है। कब से कब तक का समय है इनका, देख लीजिएगा। समय इन द सेंस 1823 से लेके 92 में ये महाराष्ट्र के क्या थे, एक समाज सुधारक और तर्कवादी थे। देखिए, तर्कवादी मतलब ये होता है कि हम कोई भी बात अगर करेंगे तो उस पर हम क्या करेंगे, डिबेट करेंगे, उस पर हम तर्क करेंगे, ठीक है। तो ये क्या थे, तर्कवादी भी थे। ब्रिटिश शासन के अधीन अगर देखा जाए इनके बारे में, यहाँ पे एक न्यायाधीश थे, लेकिन इन्होंने समाज सुधार से रिलेटेड जो भी मैटर्स थे उसके लिए इन्होंने एक पत्रिका का क्या किया था, प्रारंभ किया था, लोकहितवादी के नाम से। साप्ताहिक यानी वीकली एक पेपर आता था जिसमें इनके द्वारा क्या है उस पर लिखा जा रहा था। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, लोकहितवादी नाम से क्या था, एक साप्ताहिक पत्रिका जो है ये है ना, लोकहितवादी नाम से हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये लिखते थे इसमें। और यहाँ पर प्रभाकर किस में लिखते थे, यानी सभी मुद्दों पर ये लोकहितवादी के नाम से लिखते थे। पत्रिका का नाम क्या था, प्रभाकर था, ठीक है ना। पत्रिका का नाम क्या था, यहाँ पर देख लीजिएगा, प्रभाकर था, ठीक है। इसमें तार्किक सिद्धांतों और आधुनिक और मानवतावादी धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के आधार पर भारतीय समाज को पुनर्गठित करने की मांग की गई थी। इन्होंने कहा था सेकुलर होकर के हम क्या करेंगे, भारत में जो भारतीय समाज है, भारतीय इंडियन सोसाइटी है, उसको इस्टेब्लिश्ड करने की बात की गई, ठीक है, तार्किक तरीके से, यानी कि साइंटिफिकल अप्रोच के साथ हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग करेंगे, ठीक है। इनका देखिए, इन्होंने सीधी सीधी एक बात कही थी कि अगर किसी समाज में, अगर वो समाज अगर नहीं सुधरता है, वहाँ रिजिडिटी बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं से वो क्या हो जाएगा, पिछड़ जाएगा। तो अगर उस पिछड़ेपन से अगर हमें बाहर निकलना है तो आवश्यकता किस चीज़ की है कि हमें सुधार की प्रक्रिया से गुजरना होगा, है ना। क्या करना होगा, सुधार की प्रक्रिया से गुजरना होगा। अब आते हैं नेक्स्ट हैं गोपाल बाबा वलंगकर। अब ये कौन है, यहाँ भी देख लीजिएगा, यहाँ पर जी, यहाँ देख लीजिएगा। तो इन्होंने भी छुआछूत और असमानता के विरुद्ध इन्होंने आवाज़ उठाई थी। उसके अतिरिक्त हम लोग क्या देख रहे हैं कि इनके ऊपर अगर बात किया जाए तो ये किससे बहुत अत्यधिक प्रभावित थे, ज्योतिबा फूले जी से ये बहुत ज़्यादा क्या थे, प्रभावित थे।
मराठा सेना से ये क्या हो गए थे, रिटायर्ड हो गए थे, और उन्होंने 1988 में अस्पृश्य समाज को लक्षित कर प्रथम यानी एक प्रथम पत्रिका इन्होंने क्या की थी, स्टार्ट की थी, जिसका नाम क्या था। देखिए यहीं से क्या मैं आपको बता दे रही हूँ कि क्वेश्चंस जो है आपके यहीं से क्या बनने के क्वेश्चन चांसेस रहते हैं। विटाल विध्वंसक इन्होंने क्या किया था, प्रकाशित किया था। एक सेकंड यहाँ आ जाइए, हाँ ये रहा, विटाल विध्वंसक जो है ये इनके द्वारा क्या किया गया था, प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये कहाँ पर, महाराष्ट्र के रत्नगिरी जिले के कहाँ पर ये चल रहा था, दापोली में अनार्य दोष परिहारक मंडल की इन्होंने क्या की थी, स्थापना की थी। कहाँ पर, दापोली में अनार्य दोष परिहारक मंडल की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर, देख लीजिएगा किशन बनसोड़े जो हैं ये कहाँ थे, किससे रिलेटेड थे, आइए इनके बारे में थोड़ा हम लोग देखते हैं जी, इनके बारे में देखते हैं। तो इन्होंने भी क्या किया था कि जो समाज में कि भाई जिससे छुआछूत वाली जो स्थिति है, जो इनके अधिकारों को लेकर के इन्होंने क्या किया, आवाज़ उठाई अपनी, है ना। इन्होंने क्या किया, अब इनके अधिकारों को लेकर के इन्होंने क्या किया, अपनी आवाज़ उठाई, और 1900 में एक छापाखाना प्रेस की शुरुआत की। लोगों को काफ़ी क्या किया, अवेयर किया कि नहीं हमें क्या करना है, जागरूक होना है। मिल मजदूरों को शिक्षित किया इन्होंने, है ना, मिल मजदूरों को शिक्षित किया एकजुट होने के लिए। मजदूर पत्रिका का क्या किया, प्रकाशित किया। उसके साथ साथ महिलाओं यानी बालिकाओं के एजुकेशन के लिए काफ़ी इन्होंने क्या किया, अपनी महिलाओं के एजुकेशन के लिए क्या रहा, इनकी काफ़ी अग्रणी भूमिका रही। गोपाल गणेश अगरकर, ठीक है ना, ये देख लीजिएगा, गोपाल गणेश अगरकर जी, इनके अगर देखें कि इनका क्या रहा यहाँ कंडीशन, तो देखिए ये 1856 से 1895 तक हम लोग क्या देख सकते हैं, महाराष्ट्र के एक शिक्षाविद थे, और उसके साथ साथ एक ये यहाँ पे सामाजिक सुधारक भी थे। इन्होंने भी जो मानवीय तर्कों के, ये क्या थे, सशक्त मानवीय तर्कों के ये समर्थक, ठीक है ना। मानवीय तर्क है भाई, सबसे पहले क्या होना चाहिए कि ह्यूमैनिटी सर्वोपरि है, उसके बाद ही कुछ होगा। ठीक है, तो इन्होंने परंपरागत मूल्यों एवं महत्वहीन प्रथाओं यानी जो भी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं और वैसी प्रथाएं जो क्या है बिल्कुल भी महत्वहीन है, उसकी इन्होंने क्या की, काफ़ी बुरा मतलब भर्त्सना की। और इन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी और फर्ग्यूसन कॉलेज के ये क्या थे, सह संस्थापक थे। फर्ग्यूसन कॉलेज के ये प्रधान आचार्य भी रहे थे। ठीक है ना, तो इनके कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए, गोपाल गणेश अगरकर जी के बारे में देखा जाए, तो इनके माध्यम से हम लोग क्या देख रहे हैं कि समाज में शिक्षा की क्रांति लाने का प्रयास किया गया। साथ में जो एक सामाजिक जो कुरीतियाँ थी, ठीक है ना, उनको भी दूर करने की बात इनके द्वारा की गई। ठीक है, और इनके द्वारा लोकमान्य तिलक जी के द्वारा जो शुरू किया गया था जनरल केसरी के भी ये क्या थे, प्रथम संपादक भी थे। ठीक है, अस्पृश्यता को लेकर के, जाति व्यवस्था को लेकर के इन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की थी कि नहीं ये गलत है ना। इन्होंने क्या किया था, अपनी आवाज़ बुलंद की थी। चलिए अब इसमें नेक्स्ट आते हैं हम लोग, तो हम लोग देखेंगे क्या है, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। यहाँ से भी प्रश्न आपके बनते हैं। यहाँ जो भी संस्थाएं आप देख रहे हैं ना, इन सब से क्या है, यहाँ पर आपके क्वेश्चन बनते हैं, है ना। इन सब से क्या है, आपके क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। यहाँ देख लीजिएगा, तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के कंटेक्स्ट में देखें तो ये क्या है, हम लोग देख रहे हैं कि 1905 में, ठीक है ना, ये इसकी स्थापना कब देख रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी के जो सबसे उदारवादी नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले जी जो हैं, एमजी रानाडे की सहायता से क्या हुआ था, इसकी स्थापना की गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले जी ये वही हैं गांधी जी जिनको अपना गुरु कहते थे, या गांधी जी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि इनका उद्देश्य क्या था, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो इसका पर्पस क्या था, तो पर्पस ये था कि राष्ट्रीय मिशनरियों को देश की सेवा के लिए क्या करना है, प्रशिक्षित करना है, देश के सेवा कार्य को संवैधानिक तरीके से संपन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना है, और लोगों को स्वार्थ रहित होकर धार्मिक भावना के साथ कार्य करने के लिए तैयार करना था। मतलब ये है कि विदाउट सेल्फिश हुए हमें क्या करना है कि लोगों के हेल्प के लिए आगे आना। ये एक तरह से आप समझिए कि हमारे अंदर जो नैतिक मूल्य होते हैं, जो नैतिक आचरण होता है, ये एक तरह से उसके विकास की भी बात हम लोग देख सकते हैं, उसको डेवलप करने की बात की जा रही है। यानी इनके माध्यम से हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि संवैधानिक तरीके से क्या है कि भाई हमें क्या करना है, देश सेवा के कार्य को करने के लिए संवैधानिक तरीके को अपनाने के लिए मोटिवेट किया गया कि हम लोग को क्या करना है, संवैधानिक तरीके
को अपनाना चाहिए। ठीक है, अब 1911 में अगर हम लोग देखें तो इनके विचारों को प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पर देख लीजिएगा 1911 में जो इनके विचार थे, जो इनके थॉट्स थे, उसको प्रेजेंट करने के लिए हितवाद का प्रकाशन शुरू किया गया था। किसका किया गया था? जहाँ से आपके प्रश्न आ सकते हैं, देख लीजिएगा, एक सेकेंड, इसमें नहीं है क्या? एक मिनट रुक जाइएगा, ये रहा, हाँ मुझे, हाँ जी, यहाँ आ जाइएगा। हितवाद का प्रकाशन क्या किया गया था? शुरू किया गया था। सोसाइटी ने राजनीतिक गतिविधियों और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठनों से, इसमें इस सोसाइटी ने ये सीधी ये कहा कि भाई हम किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ से अपने आप को दूर रखेंगे और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है उनसे भी हम क्या रहेंगे? अलग रहेंगे। यानी इन सब चीज़ों से इन्होंने क्या किया अपने आप को, और कम्प्लीटली अगर बात किया जाए तो क्या था भाई कि यहाँ पे सुधार की प्रक्रिया को लाना है, उसके लिए लोगों को जागरूक करना है। अब जब 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले जी की मृत्यु हो जाती है, इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि श्रीनिवास शास्त्री जी इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष पद को, यानी अध्यक्ष पद पर कौन यहाँ पर आए, किनको बनाया गया अध्यक्ष इसका? तो श्रीनिवास शास्त्री जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, तो अब क्या रहा यहाँ पे कि अब इसके बारे में अगर देखा जाए तो इसके अलावा साथ साथ में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो आदिवासी बालिकाएं के लिए आश्रय सरीखे स्कूल जो है बलवादी प्रदान करके शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम किया गया है। यानी एजुकेशन कंटेक्स्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो मैंने आपको बताया जैसे बालिकाओं के शिक्षा के कंटेक्स्ट में, तो यहाँ पर क्या हम लोग देख रहे हैं कि इन सब में एजुकेशन के कंटेक्स्ट में भी इनका काफ़ी रहा। पॉलिटिकल जो भी उस टाइम पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो संस्थाएं थी उनसे ये क्या रहे, दूर रहने का इन्होंने प्रयास किया। ठीक है ना, उन पर इन्होंने क्या किया? दूर रहने का प्रयास किया, जो भी पॉलिटिकल संस्थाएं थी। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं सोशल सर्विस लीग। अब ये क्या है, यहाँ इसके बारे में भी जान लीजिए। तो व्हाट इज सोशल सर्विस लीग, ये क्या है भाई, इसमें क्या रोल रहा, ये सब बातें अभी हम लोग देखेंगे। क्योंकि देखिए इन सब के माध्यम से ही क्या हो रहा है, भारत में उस समय पे बड़े लेवल पर चेंज आया। ठीक है ना, सोशल सर्विस लीग। अब इसकी जो स्थापना के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो हम लोग कौन देख रहे हैं? गोपाल कृष्ण गोखले जी की जो समर्थक है, जिनका क्या नाम था? मल्हार जोशी जी इनका नाम था। इन्होंने क्या किया था? बम्बई में इसकी स्थापना की थी। इसका उद्देश्य क्या था? सभी लोगों के जीवन के कार्य में क्या किया जाए? बेहतर दशाएं सबको, यानी कि एक अच्छा जो है लाइफ स्टाइल जो है, जीवन की दशा में क्या किया जाए? सुधार लाने का प्रयास किया जाए। ठीक है, और साथ में इसके साथ साथ हम लोग क्या देख रहे हैं कि बेहतर दशाएं, उसके साथ साथ स्कूल, लाइब्रेरीज, ठीक है ना, अध्ययन कक्ष, नर्सरी की कक्षाएं, सहकारी समितियों, इन सब को क्या करना? इस्टेब्लिश करना सोशल सर्विस लीग का कार्य था। अब बात करते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये लोग अलग अलग जगह पे, जैसे बहुत ऐसे जो झुग्गी झोपड़ी में जो लोग निवास करते थे उनकी सहायता के लिए क्या करते थे? व्यायामशाला स्थापित करना, नाट्य गृहों को स्थापना, जागरूकता अवेयर प्रोग्राम चलाना। तो इस तरह के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये लोग चेंज लाने का क्या करते हैं? यहाँ पे प्रयास करते हैं। कौन? एक सेकेंड रुक जाइए। तो ये जो भी हमने यहाँ पर अभी देखा, अब देखिए यहाँ पर आते हैं हम लोग। पहले तो क्योंकि आज हम लोग यहीं तक टॉपिक करेंगे, आज हम लोग क्या करेंगे? यहीं तक का टॉपिक करेंगे। पहले तो मैं इस पर अब एक अवलोकन, अब हम लोग देखेंगे मूल्यांकन अगर बात किया जाए तो। हाँ जी, हाँ यहाँ पर आ जाइएगा। स्थापना, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात सुन लीजिएगा कि सोशल सर्विस लीग के जो संस्थापक थे मल्हार राव जोशी जी, ध्यान से सुन लीजिएगा। इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि 1920 में, सॉरी हाँ 1920 में हम लोग क्या देख रहे हैं? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की कांग्रेस की स्थापना की गई थी इन्हीं के द्वारा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, है ना, ट्रेड यूनियन कांग्रेस की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। अब देखिए ओवरऑल अगर हम लोग बात करें मूल्यांकन के बारे में, अब बात करते हैं। अब चलिए ये आप लोगों ने देख लिया होगा, अब बात करते हैं हम लोग मूल्यांकन। ठीक है ना, अब तक आप लोग जो है लगातार हम लोग देख रहे हैं कि भाई ये जो इतनी सारी संस्थाएं हम लोग देख रहे हैं, तो ये जो संस्थाएं हमने देखी, तो मूल्यांकन अगर बात करें तो इनका जो योगदान रहा, मूल्यांकन इन द सेंस कि इनका योगदान क्या रहा, इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा,
तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं कि बालिकाओं की शिक्षा के लिए बहुत कार्य किया गया। इसके लिए बालिकाओं की शिक्षा की शिक्षा में ये क्या रहे, मतलब शिक्षा को लेकर के इन्होंने क्या किया, काफ़ी प्रोत्साहन दिया, भाई मोटिवेट किया कि भाई फीमेल को क्या करो, पढ़ाओ, बहुत ज़रूरी है। उसके साथ हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि अस्पृश्यता को लेकर के भी इन्होंने क्या किया, अपनी आवाज़ जो है, हाँ, अस्पृश्यता के कंटेक्स्ट में भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, काफ़ी जो है इसकी समाप्ति पर बल दिया कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, समाप्ति पर बल। ओके, अब बात करते हैं, उसके बाद से इन्होंने एजुकेशन के बारे में बात की। एजुकेशन का मतलब ये हुआ कि कहा कि भाई जो भी है शिक्षा सबसे पहले दीजिए, एजुकेशन दीजिए सबसे पहले, क्योंकि अगर हम एजुकेट हो जाएंगे, एजुकेशन देंगे, तब ही क्या हो सकता है, चेंजेस आने की संभावना है। और शिक्षा अपने आप में क्या होता है, क्रांति का, यस, यह अगर बात किया जाए कि क्रांति अगर लानी है तो सबसे पहले क्या कीजिए आप, हाँ जी, क्रांति अगर लानी है तो सबसे पहले क्या कीजिए, शिक्षा दीजिए, गिव एजुकेशन, तभी हम क्या हो सकता है। तो एक चीज़ आपको जो समझनी है कि जो भी आपने संस्थाएं देखी इन सब के रोल में, और इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, पत्र पत्रिकाओं का योगदान, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, पत्र पत्रिकाओं का योगदान, रोल ऑफ मैगजीन्स और जो पेपर्स जो हैं इसका क्या योगदान रहा। इसके माध्यम से लोगों में क्या हो रहा था, जागरूकता फैलाने की कोशिश की गई, है ना। इस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और आपको मैं बता रही हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन भी आपके आते रहते हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स में, यहाँ पे प्रश्न आपके बनते हैं, तो इसलिए भी क्या हो जाता है, ये जो टॉपिक है ये काफ़ी क्या हो जाता है, आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है ना। अब बात करें यहाँ पे हम लोग कुछ बातें और देखेंगे, और क्या क्या इसमें हम लोग देख रहे हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इन सभी संस्थाओं से वैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, यानी जो लोग बहुत क्या थे, महत्वपूर्ण थे और पॉपुलर थे, वो लोग भी इस तरह की संस्थाओं से जुड़ने लगे, और उनके जुड़ने से ये जो संस्थाएं जो बनाई गई वो क्या होने लगी, धीरे धीरे और ज़्यादा लोगों के बीच में लोकप्रिय हो गई। तो एक क्या था कि महत्वपूर्ण व्यक्ति, जो सबसे पहली बात अगर हम लोग बात करें कि वो लोग इससे जुड़ने लगे जो क्या है, सोसाइटी में ऑलरेडी क्या है, उनका अपना एक इम्पॉर्टेंस है, और वो जैसे ही इससे जुड़ने लगे तो हम लोग क्या देखते हैं कि सिनेरियो बिल्कुल चेंज होने लगा, है ना। हाँ, सिनेरियो बिल्कुल क्या होने लगा, चेंज होने लगा। तो जैसे जैसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ जुड़ती गई, इन संस्थाओं का महत्व जो है वो बढ़ता गया। लोग जो है, यानी अगर आप बात करें कि सीधी सीधी बात होती है कि देखिए कोई भी संस्था है वो पॉपुलर है या नहीं है, तो वो पता कब चलता है, जब उसके पास एक बड़ा जन समर्थन हो, है ना, है ना, मास सपोर्ट होना चाहिए। तो इससे क्या बेनिफिट हम लोग क्या देख रहे हैं कि जन समर्थन मिलना शुरू हुआ, और जब जन समर्थन मिलेगा तो यहाँ तो जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं ये इन्हीं से रिलेटेड है ना, जो विषय उठाए जा रहे हैं, जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो किससे रिलेटेड है, हाँ, जो विषय उठाए जा रहे हैं वो किससे रिलेटेड हैं, वो इन्हीं से क्या है, रिलेटेड हैं, ठीक है ना, जन समर्थन। तो इन विषयों पर जैसे अब लोगों को भी रियलाइज़ होने लगा कि नहीं, सही बात है। जो विधवा पुनर्विवाह के बारे में अगर हम लोग बात करें कि भाई समाज में जो उस समय जैसे विधवा पुनर्विवाह की, भाई विधवाओं की जो स्थिति में परिवर्तन की बात की जा रही थी, ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा था। यानी उस समय पर हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ चेंज लाया जा सकता है, बट चेंज आया। समझिए इस बात को, परिवर्तन आया। क्यों? क्योंकि हमने प्रयास किया। इन लोगों ने जो एक चेतना जागृत की, वो चेतना लोगों तक पहुंची, और उससे कहीं ना कहीं से एक तरह से कह लीजिए कि लोग क्या हुए, समझें, इस बात को समझने में वो सक्षम हुए, सफल हुए कि नहीं, हमारे लिए ही है ये सारी बातें, अदरवाइज़ किसी और के लिए नहीं है, और इससे हमारे ही समाज का कल्याण होगा। तो देर ही सही, कुछ कहीं कहीं पे कुछ देर हुआ, कहीं कहीं पे विरोध हुआ, विरोधाभास हुआ, सारी चीज़ें हुई, बट स्टिल इसके बाद ये है कि जो बातें इन्होंने कही, जो विचार अपने माध्यम से इन लोगों ने लाने का प्रयास किया, उस विचार को हम लोग क्या देख रहे हैं, हाँ जी, उस विचार को हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, एक सेकेंड, जो विचार लाने का प्रयास किया गया वो विचार कहीं ना कहीं से क्या हम लोग देख रहे हैं कि सही जगह, यानी लोगों के मध्य पहुंचा, लोगों के बीच पहुंचा, और
लोग जो हैं समझ पाएँ कि नहीं, जो एक लंबे समय से, यानी जो बात ब्रह्म समाज ने उठाई थी, आज वो धीरे धीरे हम लोग क्या देख रहे हैं कि भारत के अलग अलग राज्यों में भी क्या होने लगा, प्रचारित प्रसारित होने लगा, अलग अलग संस्थाओं के रूप में, लेकिन मुद्दे वही हैं। ध्यान रखना है आपको, इश्यूज़ वही हैं कि वुमेन एजुकेशन हो, अस्पृश्यता का अंत हो, समाज में असमानता बनी हुई उसकी समाप्ति हो, इन सारी बातों पे क्या किया गया, फोकस किया जाने लगा। और ये लगभग हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये एक अपने आप में, इसीलिए इसको कहा जाता है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो आपको याद कर, आप ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको करना क्या है, करना ये है कि जो भी इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको संस्थाएं बताई हैं उसको याद रखना है, रिकॉल करना है, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्या हो सके, काफ़ी हेल्प मिल सके, ठीक है ना, काफ़ी आपको सहायता मिल सके। आप सभी लोग, जो लोग मुझसे टेलीग्राम आईडी से जुड़ना चाहते हैं, यहाँ से जुड़ जाइएगा, t.me शाजिया मैम, और मेरा प्रोमो कोड यूज़ कीजिएगा, शाजिया 10 से है। तो आज के लिए इतना ही, चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू, टेक केयर।